चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। बेसिक टर्म पढ़ेंगे। पॉइंट, पॉइंट यानी बिंदु। पॉइंट क्या होती है? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 होता हो, हम उसे बिंदु कहते हैं। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका रेडियस 0 होता है हम उसको बिंदु कहेंगे। जब हम कॉपी पर या फिर सफ़ेद कागज़ पर पेन या फिर पेंसिल से जब लिखते हैं तो हमें जो निशान प्राप्त होता है तो हम इसको बिंदु या पॉइंट कहते हैं। बिंदु या पॉइंट हम इसको कहते हैं। और दूसरा आता है लाइन। लाइन यानी रेखा। इसी बिंदु को जब हम एक ही बिंदु को दूसरे बिंदु से सटा के लिखते हैं, इस प्रकार से जब लिखते हैं तो हमें एक लाइन मिल जाता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जब एक बिंदु, दो बिंदु, इस प्रकार से बहुत सारे बिंदु को लिखते हैं तो हमें इस प्रकार से हमें एक लाइन मिलता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। लाइन को हम इस प्रकार से लिखते हैं जैसे कि ये लाइन है। लाइन का कोई अंत बिंदु, नो एंड पॉइंट। इसका कोई अंत बिंदु, लाइन का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे लाइन ए बी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है, एक होता है रे। स्टेट में रे के बारे में पढ़ेंगे। रेखा, रे मतलब किरण। रे मतलब किरण जिसका एक ही अंत बिंदु होता है हम उसको रे बोलेंगे। जिसका एक ही वन एंड पॉइंट जिसका एक ही अंत बिंदु होता है हम उसको रे बोलेंगे, किरण। दूसरा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। जिसका दो अंत बिंदु होता है हम उसको रेखाखंड बोलेंगे। जिसका कोई दो अंत बिंदु होता है उसको हम रेखाखंड बोलेंगे। टू एंड पॉइंट, जिसका दो अंत बिंदु होता है उसको हम रेखाखंड बोलेंगे। जिसका दो अंत बिंदु होता है हम उसको रेखाखंड बोलेंगे। दूसरा होता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट यानी सरलेख बिंदु। सरलेख बिंदु जब एक लाइन पर तीन बिंदु स्थित होती है। जब एक ही लाइन पर तीन बिंदु स्थित होती है तो हम इसको कोलिनियर पॉइंट यानी सरलेख बिंदु कहेंगे। जब एक ही लाइन पर जब तीन बिंदु स्थित होती है तो हम इसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। कोलिनियर पॉइंट। जब तीन बिंदु एक ही पॉइंट पर स्थित न हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट। असरलेख बिंदु। असरलेख बिंदु बोलेंगे। जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होती है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो तो हम उसको असरलेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। दो बिंदु हमेशा कोलिनियर होती है। दो बिंदु कहीं पर भी
बना लो हमेशा कोलिनियर होती है, यानी एक ही रेखा पर स्थित होती है। दो बिंदु किसी भी जगह बना दो, कहीं पर भी बना, ये हमेशा कोलिनियर होती है। दो बिंदु, ये फैक्ट है कि दो बिंदु हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कोलिनियर होता है। जो दो बिंदु होता है 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है। तो हम पढ़े कि कोलिनियर पॉइंट एक ही रेखा पर जब 3 बिंदु स्थित होती है तो हम उसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। जब एक ही रेखा पर 3 बिंदु स्थित न हो तो हम इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। और दो बिंदु हमेशा कोलिनियर होता है, दो बिंदु हमेशा कोलिनियर होता है। अब पढ़ेंगे वर्टेक्स के बारे में। वर्टेक्स किसे कहते हैं, यानी शीर्ष। वर्टेक्स शीर्ष, यानी शीर्ष किसे कहते हैं। शीर्ष एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से दो रे निकलती है, जहाँ से दो रे निकलती है। शीर्ष एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से दो रे निकलती है, हम इसको शीर्ष बोलेंगे। जहाँ से दो रे निकलती है, यहाँ से दो रे निकल गई तो हम इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। इस यहाँ पर जो एक बिंदु है हम इसको शीर्ष बोलेंगे। जहाँ से दो रे निकलती है हम इसको शीर्ष बोलेंगे। जब यहाँ से दो रे निकलती है तो हम इसको शीर्ष बोलेंगे। और दोनों रे के मध्य बिंदु को हम एंगल बोलते हैं। दोनों रे के मध्य जो भाग है, दो किरण के मध्य भाग को एंगल बोलेंगे। कोण, एंगल को हम हिंदी में कोण बोलते हैं, कोण बोलेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोणों के प्रकार। कोण माप के अनुसार 3 प्रकार के होता है। एक होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण जिसका कोण 90 से छोटा, 90 से छोटा यानी 90 से क्या होना चाहिए, कम, 90 से कम और 0 से ज़्यादा। इसका रेंज होता है 90 से कम और 0 से बड़ा। 90 से क्या होना चाहिए, 90 से कम और 0 से बड़ा। हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। 90 से तो कम है और 0 से क्या है, बड़ा है, तो हम इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल हमेशा 90 से छोटा होता है, हमेशा इस 90 से इस वाले भाग को, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हम बोलेंगे इसको, न्यून कोण। दूसरा होता है राइट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 के इक्वल होता है, यानी समकोण हमेशा 90 के बराबर होता है। ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के हमेशा बराबर होता है। एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, 90 से तो बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। यानी इस प्रकार से एंगल बनता है नाई का ऑब्ट्यूस एंगल का, यानी 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा।
इसके बाद सॉरी ब्रो, यहाँ पे क्या करना था, लिखना ऐसा था, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, 90 से छोटा, ऐसे लिखना होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। हम इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल यानी न्यूनकोण बोलेंगे। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, यह 180 से बड़ा होता है, 180 से क्या होता है, बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से स्मॉल होता है, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। हम इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, यानी 180 से क्या होता है, बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, तो हम उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। दूसरा होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी त्रिजुकोण। ये त्रिजुकोण क्या होता है, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेखीय कोण भी बोलते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल। ये 180 के, ये एग्जैक्टली 180 के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। दूसरा आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। पूरक कोण का माप यानी दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल, जिसका दो एंगल का सम जो 90 के इक्वल हो, दो एंगल का सम जो 90 के इक्वल हो, 90 के बराबर हो, हम उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण बोलेंगे। तो दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। यानी संपूरक कोण यानी एक ऐसा एंगल, यानी दो एंगल का सम जो 180 के बराबर होता है, सम ऑफ टू एंगल जो 180 के इक्वल हो, 180 के बराबर हो, दो एंगल का सम जो 180 के बराबर हो, हम उसको सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण बोलेंगे। अगला आता है एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण एक ऐसा कोण होता है जो कॉमन, जिसमें कॉमन क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और कॉमन साइड होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, आसन कोण बोलेंगे। यानी कॉमन साइड यानी कॉमन शीर्ष होना चाहिए और एक भुजा कॉमन होना चाहिए, तब हम इसको आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। जब आसन कोणों का ऐसा युग्म जो 180 डिग्री बनाता है, आसन कोणों का एक ऐसा युग्म जो 180 डिग्री बनाता है, तो हम इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन भी हम बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी हम बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल का ऐसा युग्म जो 180 डिग्री बनाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलेंगे। एक होता है शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ऐसा कोण होता है जब दो
दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो इस प्रकार के बने कोण को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। यानी एंगल 1 एंगल 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी आमने सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। इसके शीर्ष में, यानी एक के शीर्ष में 2 है, 3 के शीर्ष में 4 है, यानी एक दूसरे के आमने सामने की भुजा को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। यानी एंगल 4 ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, हम इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। जब दो पैरेलल लाइन, यानी जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। और एकांतर कोण का पहचान ये है कि हमेशा जेड आकृति, यानी एकांतर कोण हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, एकांतर कोण। जब दो पैरेलल लाइन यानी पी क्यू, यानी ए बी पैरेलल सी डी है और पी क्यू कोई ट्रांसवर्सल है, यानी ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है और पी क्यू कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल का पहचान जेड आकृति बना, ये एक अल्टरनेट एंगल हमेशा जेड आकृति बनाएगा। तो हमें जेड आकृति कैसे मिल रहा है, इधर जाते हैं जब यहाँ से इधर फिर इधर, तो इस प्रकार के बने कोण को हम, जो जेड आकृति का बने कोण को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। यह जेड आकृति उल्टा भी बनेगा, इस प्रकार से भी बन सकता है जेड आकृति, इस प्रकार, इस साइड यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा जो 2 और 6, जो हमारा 2 और 6 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये क्या हमारा अल्टरनेट एंगल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये क्या है, एंगल 1 एंगल 5, इस प्रकार से बन रहा है एंगल 1 एंगल 5, ये क्या अल्टरनेट एंगल है। आज ये 2 6 हमारा अल्टरनेट एंगल है। इस प्रकार से अल्टरनेट एंगल हम जेड आकृति के द्वारा अल्टरनेट एंगल को पहचान सकते हैं। ये अल्टरनेट एंगल हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसी को बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी अंत कोण, यानी अंदर वाला कोण। ये अंदर वाला कोण है, ये क्या है, जो पैरेलल लाइन है उनके अंदर वाला कोण है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इसी को हम बोलेंगे। अगर हमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहा जाता, बाह्य कोण अगर हमें पूछा जाता है, यानी बाहर वाला कोण, तो हमारा क्या हो जाता है, जेड आकृति कैसे बन रहा है, ये 7 और 4, तो ये क्या हो गया 7 और 4, ये बाहर वाला कोण हो गया। उसके बाद आता है 8 सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो 8 और 3 है, ये अभी हमारा क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। जो 8 है और 3 है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। 8 और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 3, ये हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में समझ गए। ये हमारा अंदर वाला कोण, इंटीरियर मतलब अंदर वाला कोण। जो जेड आकृति बन रहा है, तो जेड आकृति इधर से बन रहा है, तो 2 और 6 ये अंदर वाला कोण हो गया, और 7 और 4 यह बाहर वाला कोण हो गया। इस प्रकार से इधर से देखते हैं तो जेड आकृति 1 और 5 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल है आपस में, और ये 8 और 3 भी इक्वल है, लेकिन ये हमारा बाहर वाला कोण है, यानी एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला कोण।
तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल पी क्यू काटता है, पी क्यू जब काटता है दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो संगत कोण यानी संगत कोण क्या होता है, संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल व्हेन ए ट्रू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ए ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। जब कोई दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म इक्वल होता है। तो संगत कोण का पहचान क्या होता है, ये संगत कोण हमेशा एफ आकृति बनाती है। संगत कोण हमेशा एफ आकृति इस प्रकार से बनाती है। ये एफ आकृति उल्टा भी बनाएगी, इस प्रकार से भी बनाएगी एफ आकृति। तो हम इस पैरेलल लाइन में और ट्रांसवर्सल में देखेंगे कि एफ आकृति कहाँ बन रहा है। तो हम देखेंगे, नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा जो इस प्रकार से यहाँ पे एफ आकृति बन रहा है, एक इधर गया, एक आते हैं नीचे तो हमें एक यहाँ पे मिलता है। तो इस प्रकार से बने कोण को हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी हमारा 1 = 6। प्रत्येक पेयर है ये क्या है, इक्वल होगा। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो हमारा ये हो गया, क्या हो गया, संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इधर से भी हम देखेंगे, इधर से भी हमारा बन रहा है एफ आकृति। तो यहाँ हमारा 2 और 5 ये क्या है, एंगल इधर से बन गया, इधर से यहाँ पे 2 बन गया, फिर यहाँ पे क्या बन गया, 5 बन गया, 2 5। फिर हम देखते हैं, जब इधर उल्टा देखते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है एंगल 3 = एंगल 8। उसके बाद हमारा एंगल 5 = एंगल 4 यहाँ लिख देते हैं, एंगल 4 = एंगल 7। इस प्रकार से हमारा क्या बन रहा है, एफ आकृति बन रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पहचान एफ आकृति होता है और अल्टरनेट एंगल का पहचान जेड आकृति होता है। अल्टरनेट एंगल का पहचान जेड आकृति होता है। ये हुआ अल्टरनेट एंगल हो गया, ये हमारा अल्टरनेट एंगल हो गया, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो अल्टरनेट एंगल का पहचान जेड आकृति होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पहचान हमारा एफ आकृति होता है। ये एफ उल्टा भी हो सकता है या सीधा भी हो सकता है, जेड भी हमारा उल्टा भी हो सकता है या फिर सीधा भी हो सकता है, यानी इस प्रकार से भी जेड हो सकता है, इस प्रकार से भी जेड हो सकता है, या फिर ऐसे भी जेड हो सकता है, इस प्रकार से भी जेड हो सकता है। यानी जेड उल्टा हो चाहे सीधा हो वो हमारा अल्टरनेट एंगल ही कहा जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी उल्टा एफ हो चाहे सीधा एफ हो वो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही कहा जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि जो लाइन है वो हमेशा पैरेलल होना चाहिए, यानी ए बी पैरेलल सी डी, और कोई ट्रांसवर्सल उसको काटती हो, तभी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल होती है।